हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 600 को डिस्कस करेंगे। इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो सबसे पहले ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये बता देते हैं। ये आरपीएससी, एबीएसटी, कॉलेज लेक्चर या एनटी नेट कॉमर्स, आईपीसीसी वगैरह, तो इन सब के लिए यूज़फुल रहने वाला है। सबसे पहले क्या होता है अनदर ऑडिटर ये बताना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का समझना भी। सबसे पहली चीज़, अनदर ऑडिटर और जॉइंट ऑडिटर दोनों डिफरेंट है, दोनों के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है। जॉइंट ऑडिटर का ट्रीटमेंट हमने 299 जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड यानी 299 में हमने जॉइंट ऑडिटर के बारे में देख चुके हैं। यहाँ हम अनदर ऑडिटर के ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। अनदर ट्रीटमेंट यानी कि आपकी सब्सिडरी का कोई दूसरा ऑडिट करने वाला है। आप होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हैं और आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है जिसकी ऑडिटिंग कोई और कर रहा है, तो वहाँ से आप केवल रिपोर्ट ले सकते हैं, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मांग सकते। आप उनकी वर्क पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सब्सिडरी के ऑडिटर ने जो परफॉर्म किया है वो आपके लिए रिलेवेंट कितना है, किस लेवल पे है। अगर कोई मटीरियलिटी है तो आपको वहाँ खुद से जाकर चेक करना होगा उस मैटर को। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि क्या जो अन्य दूसरा ऑडिटर है जिसे हम कंपोनेंट ऑडिटर बोलेंगे, क्या वो कॉम्पिटेंट है इस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी को कुछ और रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर को क्या और चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए, क्या उसे अपने प्रोसीजर में और इंक्लूड करना चाहिए, तो इन सब बातों के बारे में होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है जिसे हम प्रिंसिपल ऑडिटर कहते हैं, तो वो अपने कंपोनेंट ऑडिटर को इसके बारे में बताएगा। इस ऐसे में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि जॉइंट ऑडिटर में जो डिफरेंस अगर हम देखें तो जॉइंट ऑडिटर के केस में दो ऑडिटर सेम एंटिटी के लिए ही ऑडिट कर रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट है, अगर सेम दोनों की ओपिनियन है तो एक रिपोर्ट आने वाली है। अगर उनकी ओपिनियन में किसी तरह का डिफरेंस है तो यहाँ जॉइंट ऑडिटर के केस में डिफरेंट ओपिनियन आती। तो यहाँ सेम एंटिटी के लिए था तब जॉइंट ऑडिटर, अगर डिफरेंट एंटिटी है होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में अलग अलग ऑडिट फर्म अपना ऑडिट का काम कर रही है, तो यहाँ हम अनदर ऑडिटर के ऐसे 600 को यूज़ करेंगे। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो 600 का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। और इसके रिगार्डिंग आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले तो साथ ही साथ हम इस ऐसे की एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 600 है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। मान लीजिए मैं एक ऑडिट फर्म हूँ, मेरी एक फर्म है जिसमें मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ और कंपनी का नाम है रिलायंस ऑडिटर। ये जो इंडस्ट्री है यानी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए मैं एक प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री के जो भी सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे उसे आपकी फर्म ऑडिट करने वाली है। दूसरी जो है रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है जिसे हम जियो टेलीकॉम बोल रहे हैं, वहाँ कोई XYZ फर्म है और वो वहाँ ऑडिट परफॉर्म कर रही है। तो आपको क्या कंसिडर करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को, यहाँ ये कंसिडर करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को, रिलाई करना है जो भी अनदर ऑडिटर ने काम किया है उसके आपको स्किल, उसने जो रिपोर्ट दी है उस पर आपको किसी तरह का डाउट नहीं करना है। उसके द्वारा किया गया काम कंप्लीटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, FRFA रूल के अकॉर्डिंग यानी सारा कुछ सही से परफॉर्म किया गया है, ऐसा आपको अज्यूम करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को। दूसरा है प्रिंसिपल ऑडिटर शैल एडवाइज अनदर ऑडिटर रिगार्डिंग। तो प्रिंसिपल ऑडिटर किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग आपको क्या करना है, अनदर ऑडिटर को आप गाइडलाइन दे सकते हो उसको क्या, तो वो क्या क्या एडवाइस रहेगी आपकी। पहला है यूज टू बी मेड ऑफ दिस रिपोर्ट, कि भाई आपकी जो सब्सिडरी की रिपोर्ट है वो हमारी होल्डिंग कंपनी में मिलने वाली है, तो किस किस चीज़ का क्या क्या यूटिलिटी है उसके बारे में आप उसे अच्छे से समझा सकते हो। कौन से एरिया है जिसमें अनदर ऑडिटर को स्पेशली कंसिडरेशन रखना है, लाइक रेवेन्यू का जो पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है, उसे किस तरह उसे वेरीफाई करना है, इसके बारे में एडवाइस दी जा सकती है। टाइम कैसे आपको जल्दी से किस टाइम तक आपको ये ऑडिट ख़त्म कर लेनी है, और सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो इन सब के बारे में प्रिंसिपल ऑडिटर को बताना होगा अपने अनदर ऑडिटर को। तीसरा पॉइंट हो सकता है हमारा
कि प्रिंसिपल ऑडिटर शुड रिस्क अनदर ऑडिट रिक्वायर एनी लिमिटेशन ऑन हिज वर्क। प्रिंसिपल ऑडिटर को ये भी देखना है कि क्या अनदर ऑडिटर जो भी वर्क परफॉर्म कर रहा है उसमें किसी तरह की लिमिटेशन तो नहीं, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें चेक करनी है, उसमें पूछ भी सकते हैं आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू। अगर किसी तरह की कोई लिमिटेशन है तो उसे हटाया जाना चाहिए। आप मैनेजमेंट और 2-4 विद गवर्नेंस के साथ इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिपोर्टिंग बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या देखना है? ऑडिटर शुड कंसीडर बीइंग अ फाइंडिंग ही मे बी डिस्कस देम विद हिम और ब्रांच ऑफिस। तो जो चीज़ उसे सिग्निफिकेंट लगती है तो उसे दूसरे ऑडिटर के साथ डिस्कस करनी चाहिए, अनदर ऑडिटर के साथ भी डिस्कस करनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है सब्सिडरी की ऑडिट करने के दौरान। या फिर प्रिंसिपल ऑडिट में रिक्वायर अनदर टू सबमिट क्वेश्चनर। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ऑडिट की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है किसी होल्डिंग कंपनी की, तो ये एक एक फर्म में जाके उनसे क्वेश्चनिंग करना, उनसे रिपोर्ट लेना, उनके बारे में जानना, उनकी लिमिटेशन को जानना इतना आसान नहीं होता। इसलिए वो लोग एक सेम क्वेश्चन यार प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें 50-60 क्वेश्चन होंगे और हर एक सब्सिडरी फर्म को वो क्वेश्चन यार भेज दिया जाता है कि क्या तो वहाँ रेवेन्यू का लेवल है, किस तरह का कंट्रोल सिस्टम है, किस तरह से प्रॉफिट आता है, सेल किस रिकॉग्निशन कैसे होता है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, मिस स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेथड्स क्या होने वाले हैं। तो ये किस तरह से आप पॉइंट्स की जो 50 क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल ऑडिटर क्वेश्चन यार बना के जो अनदर ऑडिटर है उन सबको भेज सकता है। और तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑडिट में रिक्वायर्ड सप्लीमेंट। अगर उसे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट मैटर है जहाँ उसे या तो अनदर ऑडिटर से वर्क परफॉर्म करवाना है और या वो चाहे तो वो खुद उस चीज़ पे वर्क परफॉर्म कर सकता है, वहाँ टेस्ट चेकिंग कर सकता है। इन केस ऑफ फॉरेन कॉम्पोनेंट ही शुड कंसिडर अनदर ऑडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपकी किसी फॉरेन कंपनीज में ऐसा हो रहा है अनदर ऑडिटर, तो वहाँ आपको उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को चेक करना है, कंसिडर करना। इफ़ देयर इज़ मॉडिफिकेशन, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अपने जो काम है अनदर ऑडिटर का वो कंसिडर कर रहा है तो उसे ये भी चेक करना है कि क्या अनदर ऑडिट की रिपोर्ट की वजह से प्रिंसिपल ऑडिट की रिपोर्ट में किसी तरह का मॉडिफिकेशन रिक्वायर है या नहीं। प्रिंसिपल ऑडिट जो ऑडिटर है उसे क्या करना है, यहाँ अपनी क्वालिफाई द डिस्क्लेम ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट, और उसको अपनी रिपोर्ट किस तरह की देनी, उसे अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है, डिस्क्लेम देना है, या फिर दो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, can't use another audited work procedure or cannot be able to perform sufficient additional procedure। तो वो ये दो चीज़ें नहीं कर सकता अगर प्रिंसिपल ऑडिट शुड बी क्वालिफाई और डिस्क्लेम हिज ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, देयर शुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन, और उन दोनों के बीच एक स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी क्या हो, गड़बड़ाई नहीं, आपको पता रहे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके रिगार्डिंग वो एक स्टेटमेंट या मैटर तैयार कर सकता है, रिटन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट बाय शोइंग द एक्सटेंडेड, किस लेवल तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस पेपर में डिसाइड की हुई होती है। टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिट ही हैज़ बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी, और ये जो पेपर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये उसे अनदर ऑडिटर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लेने हैं। तो ओवरऑल आपको पहले ही मैंने समरी फॉर्म में बता दिया था, अब हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चंस पे, तो आपने कितना समझा ये आप खुद एनालाइज कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे डैश डील विद द यूजिंग ऑफ वर्क अनदर ऑडिट, कौन सा ऐसे डील करता है दूसरे ऑडिटर के काम से। तो यहाँ हमने देखा ऐसे 600। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 600 एप्लीकेबल होता है जॉइंट ऑडिटर, प्रोसीजर या फिर कंपोनेंट। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, कंपोनेंट ऑडिटर पे लगता है। जॉइंट ऑडिटर के केस में ऐसे 299 लगता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट इंक्लूड करता है ब्रांच को, सब्सिडरी, डिवीजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ कोई भी हो सकता है, ब्रांच, सब्सिडरी और डिवीजन। अगला क्वेश्चन है, डैश शुड बी एडवाइस डैश रिगार्डिंग यूज टू मेड ऑफ हिज रिपोर्ट टाइम टेबल for completion of his work and significant accounting, auditing and reporting requirement। तो कौन, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड बी एडवाइज, किसको एडवाइस करेगा, कंपोनेंट या अनदर ऑडिटर को रिगार्डिंग टू मेड ऑफ हिज रिपोर्ट टाइम टेबल, की टाइमली उसको कौन सी रिपोर्ट कैसे बनानी है, कंप्लीशन कैसे करना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होंगे। तो ये सारा प्रिंसिपल ऑडिटर बताएगा अनदर ऑडिटर। आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर सप्लीमेंट्री टेस्ट। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे किसी सिग्निफिकेंट मैटर पे फिर से कोई टेस्ट परफॉर्म करना तो परफॉर्म किया जा सकता है। ऑप्शन है अनदर ऑडिटर के द्वारा, खुद के द्वारा, या दोनों। तो यहाँ हमने दोनों पॉइंट देखे थे, ऊपर मैं आपको नोट्स में भी ले चलती हूँ जहाँ हमने मेंशन कर रखा था कि वो चाहे। तो ये देखिए यहाँ अनदर ऑडिटर और दूसरा है हमारा ये यहाँ, एक सेकेंड आपको, यह हिमसेल्फ और अनदर ऑडिटर। तो ये दोनों लोग उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है 522, इफ़ देयर इज़ मॉडिफिकेशन इन अनदर ऑडिटर रिपोर्ट। अगर आपकी कंपोनेंट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन कर लिया है तो इसमें प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है नीड नॉट कंसीडर अनदर ऑडिट रिपोर्ट, आपकी उसकी रिपोर्ट को कंसीडर ही नहीं करना प्रिंसिपल ऑडिटर को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कंसीडर तो करना है लेकिन आपको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय उसे ध्यान नहीं दे रहा। तीसरा बोल रहा है कंसीडर वेदर मॉडिफिकेशन इन हिज ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, आपको ये चेक करना है अपने प्रोफेशनल जजमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए कि क्या उसने जो मॉडिफिकेशन किया है वो प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्ट को कितना अफेक्ट कर रहा है, क्या उसका चेंज जो है वो रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इस तरह से आपको जज करना होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देयर शुड बी सफिशिएंट लेसन्स बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर। तो ये बोल रहा है क्या उन दोनों के बीच में किसी तरह का अग्रीमेंट वगैरह होता है, तो ये बिल्कुल सही है। द अदर ऑडिटर नोइंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच ऑफ हिज वर्किंग इज टू बी यूज्ड, तो क्या अनदर ऑडिटर ये जानता है कि उसका कौन सा काम प्रिंसिपल ऑडिटर यूज़ करने वाला है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑडिटर ऑल्सो इंक्लूड इंटरनल ऑडिटर, क्या अनदर ऑडिटर में हम इंटरनल ऑडिटर को इंक्लूड करते हैं, तो ये गलत है। यहाँ हम ऑडिट फर्म की बात कर रहे हैं जो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपकी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है आपकी किसी सब्सिडरी में, और आप प्रिंसिपल जो होल्डिंग कंपनी में है वहाँ प्रिंसिपल ऑडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं। आप सब्सिडरी कंपनी के डॉक्यूमेंट क्योंकि होल्डिंग में मर्ज होते हैं, इसी वजह से अनदर ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ इंटरनल ऑडिटर इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और फोर्थ है द प्रिंसिपल वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो कि वर्क अनदर ऑडिटर ने किया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर ये मान के चलता है कि अनदर ऑडिटेड कॉम्पिटेंट है, उसमें क्वालिफिकेशन सही है और उसने अपना काम अच्छे से परफॉर्म किया है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑडिटर शुड डैश हिज ऑडिट ओपिनियन इफ़ ही कैन नॉट यूज़ अनदर ऑडिटर वर्क, प्रिंसिपल ऑडिटर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है कैन नॉट यूज़, और वो यूज़ भी नहीं करता दूसरे ऑडिटर के काम को, एंड नॉट एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर, और ना ही वो एबल है दूसरे जो एडिशनल प्रोसीजर लगाने में, तो ऐसे में वो अपनी रिपोर्ट कैसी देगा, क्वालिफाई, डिस्क्लेम, एडवर्स, और आपका है क्वालिफाई और डिस्क्लेम। उसके पास ऑप्शन है वो क्वालिफाई रिपोर्ट देना चाहे या डिस्क्लेम, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये आपको जो रिपोर्ट के रिलेटेड हमारा ऐसे है 705 उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। अगला है हमारा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑडिट, यहाँ दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑडिटर में यूज़ द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द एस 600 एंड देयर इज़ नो नीड टू मैंशन अबाउट द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, क्या डिवीजन को मैंशन करना ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा है 600 इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंपोनेंट वेदर मटीरियल और इमोमटीरियल एज कंपोनेंट बाय देयर वेराई नेचर नीड टू बी कंसिडर बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर, यहाँ केवल आपको मटेरियल जो चीज़ें हैं वही लेनी है, इमटेरियल को इग्नोर करना है। इसी वजह से हमारे दोनों स्टेटमेंट नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला है जो ऐसे है 6010, इसे हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। तो इस ऐसे के रिगार्डिंग ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, आई होप सो आपको अच्छे से ये ऐसे समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।